वाइन एक ऐसा ऐप जो बस 6 सेकंड्स तक का ही वीडियो बनाने देता था। वाइन बनाया गया था 2012 में, ठीक उसी साल जब बाइट डांस स्टार्ट हुआ। वाइन की शुरुआत होने से पहले ही वो ट्विटर द्वारा खरीद लिया गया था। जैसे ही 2013 में वाइन लाइव हुआ, वैसे ही वाइन ने एक बड़ा एक्टिव बेस बना लिया था। ये करीब 2-3 साल ही पहले था जब टिकटॉक का जन्म होना था। तो इस हिसाब से वाइन शॉर्ट वीडियोस के मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट करने के लिए सेट लग रहा था। लेकिन 2015 तक वाइन के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वाइन के पास कोई वर्किंग मोनेटाइजेशन मॉडल नहीं था। तो जो वाइन के टॉप क्रिएटर्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। ये देखकर भी वाइन की टॉप मैनेजमेंट टीम पूरी तरह से शांत थी। वाइन के टीम ने तो जैसे इस फैक्ट को इग्नोर ही कर दिया था। अब कोई रास्ता ना देखकर क्रिएटर्स ने भी अपने वाइन ऑडियंस को अपने ही दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बढ़ते हुए टेंशन्स और कंसर्न्स को देखते हुए वाइन की टीम ने टॉप 18 क्रिएटर्स से मिलने का फैसला किया और उनकी डिमांड्स सुनी। क्रिएटर्स चाहते थे कि हफ्ते भर के 3 वाइन पोस्ट करने के बदले उनको ईयरली $1.2 मिलियन पे किया जाए। इंटरनली ट्विटर की टीम इस आइडिया से बहुत परेशान थी। बेसिकली वो ये सोच रहे थे कि अगर उन्होंने वाइन के क्रिएटर्स को पोस्ट करने के लिए पे करना स्टार्ट कर दिया तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब ट्विटर पे भी ट्वीट करने का यूज़र्स पैसा मांगेंगे। लेकिन दूसरे तरफ अपने सभी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को खो देना और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। तो इवेंचुअली ट्विटर इस आइडिया को कंसीडर कर ही रही थी जब तक उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि कंटेंट क्रिएटर्स सालाना $1.2 मिलियन अपने में स्प्लिट करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो इंडिविजुअल बेसिस पे $1.2 मिलियन एनुअली मांग रहे थे। अब चूंकि वाइन इस पॉइंट पे लॉस में थी तो ट्विटर के पास ये आइडिया एक्सेप्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। कंसिक्वेंटली वाइन के टॉप क्रिएटर्स ने जल्द ही इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया एंड दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर मेकिंग मनी। 2017 तक वाइन ऑफिशियली डेड हो चुका था और ये वही साल था जब बाइट डांस ने टिकटॉक लॉन्च किया था। यू सी, टिकटॉक वाइन को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रही थी। वाइन ने फेल होने के बावजूद टिकटॉक को शॉर्ट वीडियो मार्केट की डिमांड एंड वैल्यू रियलाइज करवा चुकी थी। वाइन के फेलियर से टिकटॉक को 2 मेन लेसन सीखने को मिले। पहला, अपने बेस्ट क्रिएटर्स को कभी इग्नोर ना करें, बल्कि उनको पे करने का एक सस्टेनेबल तरीका निकालें। दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल होने ही मत दो। अब टिकटॉक के सक्सेस के पीछे भी बहुत सारे कारण थे। भारी मात्रा में पैसे खर्च करना, पावरफुल एल्गोरिदम, एक अच्छी टाइमिंग जहां कोई और कंपटीटर मौजूद नहीं था, अच्छी मैनेजमेंट और साथ में थोड़ा लक। लेकिन इन सभी फैक्टर्स में एक मेजर डिफरेंस ये था कि टिकटॉक डे 1 से ही अपने क्रिएटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। टिकटॉक की टीम तो इवन अपने क्रिएटर्स को ऑफिस भी बुलाती थी फॉर इंटरैक्शंस, फीडबैक एंड मेनी अदर स्टफ्स। बाइट डांस ने वाइन के फेलियर से बहुत सारे लेसन सीखे थे। अब जैसे कि टिकटॉक ने वाइन के फेलियर से ये लेसन सीख ही लिए थे, तभी उनको रियलाइज़ हो चुका था कि उनको एक क्रिएटर इकोनॉमी बनाने की बहुत ज़रूरत है विद इन इट्स ओन ऐप। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां क्रिएटर्स का कोई भी शॉट जब वायरल हो तो वो खुद ही एक रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ ताकि वो प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल भी रहें। ये चीज़ करने के लिए टिकटॉक ने एक ऐसा काम किया जो वाइन भी कभी कर नहीं पाई, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टिकटॉक इतना पैसा कैसे कमाता है। इवेंचुअली बड़े बड़े सोशल मीडिया जायंट्स टिकटॉक से खतरा महसूस करने लग गए थे और इसी वजह से ऑलमोस्ट सभी टेक जायंट्स ने अपना अपना खुद का टिकटॉक क्लोन लॉन्च कर दिया था। इंस्टाग्राम का रील्स, फेसबुक का लैसो, स्नैपचैट का स्पॉटलाइट, यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम ने तो इवन ये भी अनाउंस कर दिया था कि वो अब सिर्फ एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप नहीं था, लेकिन तब तक टिकटॉक एक $1 बिलियन कंपनी बन चुकी थी। टिकटॉक ने अपने वीडियो फीड को मोनेटाइज किया। चूँकि टिकटॉक के वीडियोस की ड्यूरेशन वाइन से ज़्यादा थी, इसीलिए ये टिकटॉक की प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ऊपर से टिकटॉक के ऐड वीडियोस पे कॉर्नर में एक छोटा सा येलो स्टिकर था जो कभी कभार आपको पता भी नहीं चलने देता था कि कौन सा ऐड है और कौन सा नॉर्मल वीडियो। इसका मतलब अब एडवर्टाइजर्स अपने एड्स को यूज़र जनरेटेड वीडियोस जैसा दिखा सकते थे। इसी वजह से टिकटॉक के पास एडवर्टाइजर्स से ज़्यादा पैसा चार्ज करने का एक लेवरेज भी था। ऊपर से अब टिकटॉक ने एक बिजनेस मार्केट प्लेस बना दिया था जो क्रिएटर्स और बिजनेसेस को कनेक्ट करती थी ताकि क्रिएटर्स कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी। ये क्रिएटर्स के लिए एक अल्टीमेट विन विन सिचुएशन था। टिकटॉक ने कुछ ऐसे फीचर्स भी रखे थे जो एडवर्टाइजर्स को उनके टारगेटेड क्रिएटर्स ढूंढने का मौका देता था। और तो और एडवर्टाइजर्स हर एक क्रिएटर का सब कुछ देख पाते थे, जैसे कि प्रोफाइल स्टैट्स, व्यूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इससे एडवर्टाइजर्स के साथ स्कैम नहीं होता था।
इसके बाद टिकटॉक ने स्पॉन्सर्ड ब्रांड चैलेंजेस बनाने स्टार्ट कर दिए। सैमसंग ने टिकटॉक के साथ काम किया एक वीडियो स्नैप चैलेंज बनाने में, जहां यूजर्स को बेसिकली 3 स्नैप्स लेना था जो कि मर्ज होकर फाइनली एक सिंगल इमेज बनता था। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ S21 फोन्स में ही अवेलेबल था। तो बेसिकली टिकटॉक ने ऐड और एक नॉर्मल कंटेंट वीडियो के बीच का जो बॉर्डर है उसको धुंधला कर दिया था। अब यूजर्स को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा ऐड है और कौन सा नॉर्मल कंटेंट। यूट्यूब शॉर्ट्स चैलेंज का जैवरन से लेकर मनी के मूव तक सभी मोनेटाइजेशन मॉडल्स का हिस्सा है जो टिकटॉक सालों पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुकी थी। अब इसी एक वजह से टिकटॉक एडवर्टाइजर्स से मार्केट के स्टैंडर्ड मोनेटाइजेशन प्राइसेस से बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा था। टिकटॉक ने अपनी गाड़ी यही नहीं रोकी। नाउ दे वर प्लानिंग टू डिसरप्ट ई कॉमर्स। अब बाइटडांस सिर्फ टेक जायंट्स के पीछे नहीं था, बल्कि वो ई कॉमर्स के राजा अमेजॉन के पीछे भी जा रहा था। सोचो आप टिकटॉक वीडियोस को सर्फ कर रहे हो और उसी में आपको एक ऐसा वीडियो मिलता है जहां आपको टेस्टी चेरीज नज़र आती हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद आपको टिकटॉक एक पॉपअप भेजेगा शोइंग यू द ऑप्शन टू परचेज चेरीज। इससे आप बिना ऐप को लीव किए चेरीज खरीद लेते हो। ये शॉपिंग फीचर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम करने लगी है क्योंकि टिकटॉक की AI बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने व्यूअर्स को उनका इंटरेस्ट बेस्ड पॉपअप्स भेजने के लिए। जैसा कि वो करते आए हैं, वो इधर भी शॉपिंग और कंटेंट सर्फिंग के बीच के बॉर्डर को ब्लर कर देना चाहते थे, जिससे कि उनको भारी मात्रा में इम्पल्सिव परचेजेस मिले। दिसंबर 2018 के चाइनीज़ टिकटॉक वर्जन से ये बात पता चली कि इस सिंगल शॉपिंग फीचर से टिकटॉक ने नियरली $30 मिलियन वर्थ सेल्स जनरेट कर लिए थे। चाइना में ये शॉपिंग फीचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी थी। ऊपर से टिकटॉक ने वॉलमार्ट और लोरियल जैसे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर दिया था टू इंक्रीज स्केलेबिलिटी। यहाँ तक कि टिकटॉक तो फूड डिलीवरी फीचर भी टेस्ट करने लगी थी। जहाँ वाइन को मोनेटाइजेशन के तरीके नहीं मिल रहे थे, वहीं पे टिकटॉक ने ये साबित कर दिया कि उनके पास मोनेटाइजेशन के तरीकों की पूरी एक दुकान थी। आज के डेट में टिकटॉक एक सिर्फ पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप ही नहीं बनना चाहता, बल्कि वो एक कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लेटफॉर्म भी बनना चाहता है। आज भी लोग सोचते हैं कि टिकटॉक वाइन की तरह आके चली जाएगी, लेकिन लेट मी टेल यू कि टिकटॉक हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मेनी माइलस्टोन्स जितने कि वाइन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इससे बेसिकली ये पता चलता है कि एक बिजनेस के लिए सिर्फ आइडिया ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि साथ में आपको उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।